नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना की अपडेट से। फिलहाल मरुद्रा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मरुद्रा में बेकाबू कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पॉजिटिव केस की जो संख्या है वो 18,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे की बात की जाए तो 354 लोग बीमार हुए हैं, 8 की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 413 लोगों ने जान गंवा दी है। इलाज के बाद राहत की बात यह है कि 13,908 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं। तो मरुद्रा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 18,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 354 लोग बीमार हुए हैं, नए केस आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है और टोटल मौतों का आंकड़ा है वो 413 तक पहुंच गया है। वहीं 13,908 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन जयपुर में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है, जो कि एक चिंता का सबब बना हुआ है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन के प्रयास भी खूब हो रहे हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फेज भी शुरू हो गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में भी रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले हजारों में सामने आ रहे हैं। 213 देशों में 1.40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 56.64 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 5 लाख लोगों की मौत हुई। भारत में 5.66 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 3.34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए, जबकि 16,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ असरदार वैक्सीन बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। जो देश पहले इस वैक्सीन को बनाएगा, उस देश के नागरिकों को उस वैक्सीन के उपयोग के लिए सबसे पहले प्राथमिकता भी मिलेगी। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 131 वैक्सीन प्री क्लिनिकल और 17 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल फेज में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फेज में है। भारत में कोरोना की 14 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। वैक्सीन के ट्रायल से इतर वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति को लेकर भी कंपनियां योजना बनाने में जुटी हैं और इसके लिए करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी और इस साल के आखिर तक एक असरदार वैक्सीन बाजार में आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच अगरतला में एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया जा रहा है, जिसके पहनने से वायरस मर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए, यह शख्स कुछ बना रहा है। आपको लग रहा होगा या टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की रिपेयरिंग की दुकान होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गौर से देखें तो मास्क दिख रहा होगा जिसमें तार और बैटरी लगे हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है जिससे कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। मैंने सोचा यार इतना बड़ा कोरोना ये अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए कुछ किया जाए। फिर मेरे दिमाग में मैंने देखा कि एक मास्क जो है, ऐसा मास्क अगर बना सकते हैं जो कोरोना को मार सके, क्योंकि बाजार में जितना भी मास्क आया हुआ है या PPE किट जो भी है, वो सारा कोरोना को प्रोटेक्ट करता है, कोई मारता नहीं है। इसे बनाने के लिए मोबाइल की बैटरी और साधारण तांबे के तार का इस्तेमाल किया गया है। अगर वायरस इसके संपर्क में आता है तो यह खत्म हो जाएगा। इसे बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं, करीब 350 रुपए आए हैं। जैसे मैंने मैंने मल्टीलेयर बनाया है, तो उसको मैंने जोड़ा, अंदर बैटरी, मोबाइल का बैटरी डाला, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डाल के उसको रेडी किया है और ये जो है बहुत बढ़िया काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोरोना वायरस जरूर मरेगा। को अगर करना है आगे तो फिर गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। और ये जो मास्क है, इसका मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट का जो आपने पूछा था, लगभग 300-350 रुपये मेरा खर्चा आया है। हमारी जिंदगी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क मददगार साबित हो रहा है, लेकिन हम मास्क के जरिए वायरस से बच सकते हैं, वायरस का खात्मा नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क बन जाता है तो जाहिर है कि कोरोना की जंग जीतने में यह मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और अब बात करेंगे पीएम के देश को दिए पैगाम की। अनलॉक 2 से ठीक पहले पीएम ने देश को कोरोना के खिलाफ सतर्क किया है तो सौगातों की बरसात भी कर दी है। पीएम ने कहा कि अनलॉक 1 में व्यक्तिगत और सामाजिक लापरवाही बढ़ी है, अनलॉक 2 में लॉकडाउन की तरह सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नियम तोड़ने वालों को रोकना, टोकना और समझाना होगा। गांव का प्रधान हो या प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। पीएम ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सब लोकल के वोकल बनेंगे। गमछा, मास्क का प्रयोग और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। पीएम ने 90,000 करोड़ से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया है और अब 30 नवंबर तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लागू रहेगी। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। पीएम ने कहा कि पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी की गई है। तो ये चंद अहम बातें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है अपने संबोधन में। आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बार पलटवार भी जारी है। कांग्रेस ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नाकाफी बताते हुए पीएम पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने सरकार की योजना को गरीबों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी करार दिया है। त्योहार हम कब मनाएंगे? जब हमारी पेट भरा हुआ है, जब हमारे हाथ में पैसे हैं। दोनों नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री जी, आपकी गिनती में कहीं खोट है। कहीं भी शहर में, गांव में, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना कोई बीमारी थी। लाखों की संख्या में जब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तब सारी चीजें जो हैं छोड़ दी गई हैं। देश का गरीब यह महसूस करता है कि गरीबों का नेता, गरीबों का बेटा, और गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और गरीब का कितना हुआ ख्याल रखते हैं, ये संदेश देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान के उन गरीब लोगों का और पूरे देश का दिल जीतने का काम किया है। ये देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी। वहीं गरीबों के लिए न्याय स्कीम लागू करने को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को सलाह दिया है। राहुल ने कहा कि गरीबों के खाते में सीधे 7500 की तुरंत मदद दी जानी चाहिए। राहुल बोले कि केंद्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए। न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपये महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना किया। कारण क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी, न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपये महीना का दीजिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर पर। कोरोना काल में राज्य सरकार ने किसानों को फिर से बड़ी राहत दी है। किसानों के लिए खरीफ और रबी सहकारी फसली ऋण की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे और किसानों को खरीफ सीजन में लिए गई जो फसल ऋण है 31 मार्च तक चुकाना होता है, लेकिन पहले इसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था और अब अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो गहलोत सरकार ने कोरोना अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम सहित धार्मिक समारोह पर लगी रोक को 1 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कोरोना अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइंस पूरी तरह से लागू कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थलों को 1 जुलाई से खोलने की अनुमति दे दी है और शहरों में सभी धार्मिक स्थलों के बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य के गृह विभाग ग्रुप 9 की ओर से जारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थानों पर रोक रहेगी। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर हुई बैठक में साफ इशारा किया है कि अनलॉक के मामले में केंद्र की गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा और स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान खोलने पर निर्णय केंद्र की गाइडलाइन के तहत ही किया जाएगा। और अब बात सियासी खबर की करते हैं। जयपुर में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जल्द बैठक बुलाए जाने के आसार हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के फार्मूले पर चर्चा होनी है। कमेटी की बैठक में संगठन के मुद्दों पर भी चर्चा होने के आसार हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक के बाद बोर्ड निगमों में लंबित पड़ी राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की रूपरेखा भी तय हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 26 फरवरी को हुई थी। उस बैठक में निचले स्तर की राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार की बैठक में सबसे ज्यादा उत्सुकता बड़े पदों पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर है। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको हंगामा विरोध की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर की है। जयपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा ने प्रदर्शन किया, तो जोधपुर में राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं जैसलमेर की बात की जाए तो यहां पर टावर हटाने की मांग को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और अजमेर में पानी को लेकर प्रदर्शन हुआ। और चलिए आपको विरोध प्रदर्शन की 3 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां पर देशी शराब का ठेका खुलने पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर टोंक की है, जहां मनरेगा मजदूरों ने पंचायत समिति अलीगढ़ के बाहर जमकर हंगामा किया और रोजगार दिलाने की मांग की। तो वहीं तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में हाड़ौती विकास मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। और अब बढ़ते अगली खबर पर। कोरोना काल में होने वाली शादियों को लेकर भीलवाड़ा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस की अलर्टनेस दिखी सुभाष नगर थाना क्षेत्र में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शादी समारोह में पुलिस मौजूद है और कोरोना को लेकर जारी सभी गाइडलाइन की पालना करवा रही है। दूल्हा दुल्हन मास्क पहनकर स्टेज पर बैठे हैं, सभी रस्में पूरी की जा रही हैं और उसके चारों तरफ पुलिस वाले मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शादी समारोह पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में 15 लोग संक्रमित हो गए थे और कोरोना से दूल्हे के दादा की मौत भी हो गई थी। बाद में प्रशासन ने बारात में गए 127 लोगों को क्वारंटीन किया। घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन सावधानी बरत रही है। आज गाइडलाइन के अनुसार गश्त करते हुए मिनी होटल पहुँचे, जहाँ पर एक शादी समारोह में जाके आकस्मिक चेक किया, जहाँ गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही थी और लोग मास्क लगाए हुए थे। मेरे भतीजे की शादी है और मैंने सब शासन प्रशासन का ध्यान दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया, सबके मास्क लगाए और अच्छे से मतलब निपटा दिया। मेवाड़ राजघराने में चल रहे संपत्ति विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। 37 साल से चल रहे इस विवाद में कोर्ट ने राजघराने के बड़े सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के पक्ष में फैसला सुनाया है। शाही घराना, राजशाही परिवार, अरबों की संपत्ति पर अनेकों विवाद, राजघराने की संपत्ति पर 37 साल बाद फैसला। जी हां, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के कई दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद पर बड़ा फैसला आया है। 37 साल बाद उदयपुर एडीजी कोर्ट ने राजघराने के बड़े सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जो साल 1983 में उन्होंने कोर्ट को सौंपते हुए संयुक्त हिंदू परिवार के तहत बंटवारे की मांग की थी। मंगलवार को कोर्ट ने महेंद्र सिंह की उस मांग पर मुहर लगाते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया और संपत्ति को 4 भागों में बांटने का आदेश दिया। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 1983 में एक बंटवारे का दावा फाइल किया था, जिस पे आज माननीय न्यायालय एडीजी नंबर 2 ने अपना निर्णय पारित किया है और निर्णय पारित करते बंटवारे दावे को डिक्री किया है। डिक्री करने के बाद जो है अपने एक छोटे भाई महेंद्र सिंह जी के छोटे भाई अरविंद सिंह जी, उनकी एक बहन योगेश्वरी कुमारी, स्वयं महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके जो पिताजी थे भगवत सिंह जी मेवाड़, चारों का 1/4 शेयर तय कर दिया है और चारों ही अपने अपने शेयर को डिवाइड करेंगे। उदयपुर के सिटी पैलेस की खूबसूरती मेवाड़ राजघराने की बड़ी विरासत में शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद ये संपत्ति दिवंगत महाराणा भगवत सिंह के अलावा राजेश्वरी कुमारी और अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ महेंद्र सिंह मेवाड़ में वितरित की जाएगी। सभी 4 परिवारों का सिटी पैलेस और शंभू निवास पैलेस पर बराबर का हक होगा और सभी परिवार 4-4 साल के अंतराल पर महलों में निवास कर सकेंगे। ये दावा डिक्री हुआ है और योगेश्वरी कुमारी को 1/4 शेयर मिला है। इसमें योगेश्वरी कुमारी पहले फाइट कर रही थी, लेकिन उनको उसमें पक्षकार नहीं माना था कोर्ट ने। 110 की एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने पक्षकार नहीं माना। लेकिन फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने पक्षकार मानते हुए 1/4 शेयर दिलाया है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में मेवाड़ घराने की बेटी राजेश्वरी को भी हिस्सेदार बताया है और उन्हें
बराबरी का दर्जा देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट परिवादियों के पास अभी भी हाई कोर्ट में अपील का अधिकार सुरक्षित रहेगा। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। राहत की बारिश की। जोधपुर शहर में देर शाम राहत की बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जोधपुर शहर सहित आसपास के गांव में अच्छी बरसात हुई है, जिसके चलते किसानों को फायदा मिलेगा। अधिकांश किसानों ने खरीफ की बुआई कर दी है और इस फसल के लिए ये बारिश राहत पहुंचाएगी। और अब बात मिशन वंदे भारत की, जिसके तहत अब तक हजारों प्रवासी राज्य में पहुंच चुके हैं। प्रदेश वापसी करने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार ने 2 कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जो पैसे देकर क्वारंटीन की सुविधा ले रहे हैं, वहीं दूसरे वो हैं जिनके पास होटल का बिल देने के पैसे नहीं हैं और उन्हें राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर क्वारंटीन कर रखा है। होटल में रहने वाले लोगों ने कम पैसे में अच्छी व्यवस्था होने की बात कही है। वहीं मजदूरों ने भी गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की है। न्यूज़ 18 की टीम ने दोनों कैटेगरी के क्वारंटीन सेंटरों में रहने वाले लोगों से बातचीत करने के बाद वहां का जायजा लिया। हमारे संवाददाता स्टडी कोर्स MBBS करने गई थी यूक्रेन में खार्किव एंड वी गॉट एयर इंडिया की तरफ से हम लोग वंदे भारत अभियान से यहाँ आए एंड यहाँ की फैसिलिटी स्पेशली आई एम थैंकफुल कि यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं। हम लोगों को इतने अच्छे से यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, प्रॉपर हमें क्वारंटाइन करके रखते हैं, हमें टाइम टू टाइम फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड की है और खाना बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अरेंजमेंट देखकर एंड होटल की अरेंजमेंट एंड सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं जो पैसे मुझसे लिए गए हैं जो कि 1500 है, जो कि बहुत ही सही अमाउंट है और उसके अंदर खाना भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी 3 टाइम्स का एंड खाना बिल्कुल प्योर है, गार्जियन की तरह इन्होंने हमें रखा है। जो एक वो था कॉन्फिडेंस था कि हम लोग सही पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले थे, तो क्लार्क्स आमिर ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंट नाम है, उस चक्कर में भी हम लोगों ने चूज़ किया। हम लोग यहाँ पे आए, ट्रांसपोर्टेशन वाज गुड, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आए, उपेंद्र भैया मिले, सारी एकदम फेमिलियर बात रही। मैं भी जयपुर से। इस समय हम बगराना में हैं। बगराना जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये वो जगह है, राजस्थान सरकार की आवासीय योजना के तहत बनाए गए फ्लैट है, जहां पर मिशन वंदे भारत के तहत आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। दरअसल क्वारंटाइन के अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई है। जो लोग होटल का किराया अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें कम किराए के अंदर राजधानी के अलग अलग होटल के अंदर क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन जो मजदूर वर्ग विदेशों से आ रहा है, खाड़ी देशों से आ रहा है, उन्हें इस आवासीय योजना के तहत क्वारंटाइन किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें बिल्कुल फ्री यहां पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन यदा कदा यहां पर नजर आता है कि किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खासी यहाँ पर जो है वो धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। एक तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ पर कोविड-19 की जो मजदूर विदेशों से आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो व्यवस्था की गई है कि जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर पानी मिलता है, अपना नाम यहाँ पर लिखवाना पड़ता है उसके साथ ही, और यहाँ पर भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई कई जगह नजर आ रही है। हालांकि हमने जितने भी मजदूरों से यहाँ पर बात की, उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं, उनसे किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, उनको खाना फ्री दिया जा रहा है, रहना उनका फ्री किया जा रहा है, और जो लोग कोविड पॉजिटिव यहाँ पर पाए जा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल भी रेफर किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट आज आई है जिनका ये कहना है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, अब वो अपने अपने गृह जिले में जाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे बीच नदी में